हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बजाज ऑटो के रिजल्ट के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे मेक मनी फाइन कैम के रिजल्ट के बारे में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये चार रिजल्ट आज जो है, मैंने जितने भी रिजल्ट थे उनमें से मुझे लगा कि इन चार रिजल्ट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड के नंबर्स के बारे में। रिजल्ट का एनालिसिस होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड एक पर्टिकुलर पीरियड में कैसी रहती है, तो उसका कंपैरिजन पिछले साल से करना जो है मुझे लगता है लाजमी रहेगा। तो यहाँ पर पिछले साल इन्होंने 9,76,000 गाड़ियाँ सेल की थी, इस बार की है 8,55,000। तो गाड़ियों की सेल कम हुई है, यानी कि जो भी ये टू व्हीलर वाला सेगमेंट है ये पेनफुल रहा था, लेकिन इन्होंने रिलाइजेशन अच्छे किए क्योंकि रेट बढ़ गए थे, महंगाई हो गई थी। तो 7728 करोड़ से बढ़कर सेल 8631 करोड़ से। आप ये देखिएगा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, खाली रिलाइजेशंस आपने ठीक किया है, प्राइस रिलेशन अच्छा है। लेकिन अगर आप उसके सामने देखेंगे कि मटेरियल की कॉस्ट, तो 5326 करोड़ के सामने 5868 है। सेल्स नंबर में घटी है लेकिन मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है। जैसे सेल्स बढ़ी है तो ये कॉस्ट भी बढ़ी है। इसके अलावा अगर हम बात करें चेंज इन इन्वेंट्री की, बाकी खर्चों की, तो देखिएगा बाकी जो खर्चे हैं वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की चपेट में आ रहे हैं, और उसकी बदौलत आप देखेंगे कि 6,681 6,681 करोड़ के जो एक्सपेंसेस थे वो 7,278 करोड़ पर हो गए, और प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 1,581 करोड़ से बढ़कर 1,886 हुआ। लेकिन इस बार टैक्स की एडजस्टमेंट है और टैक्स 441.16 करोड़ से 12 का डेफर्ड टैक्स है, तो कुल मिला के 453 करोड़ की जो है एक एक्सपेंसेस है, जिसके बाद प्रॉफिट आया 1432, जो पिछले साल था 1468, क्योंकि यहाँ पे टैक्स एडजस्टमेंट रिवर्सल वाली थी, यानी कि रिफंड था, तो जिसके बाद 1468 था। तो अगर आप उसको हटा दें तो रिजल्ट आपको ठीक लगेंगे, रिजल्ट आपको अच्छे लगेंगे अगर वो 315 करोड़ की एक फिगर को हटा दें, और उसके बाद अगर इसको कंपेयर करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 315 करोड़ का प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट नहीं होता तो 1468 करोड़ के प्रॉफिट नहीं होते, बल्कि 315 करोड़ के कम होते। तो सिंपल सी बात ये है कि बजाज ऑटो का रिजल्ट ओके है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है, ये चिंता की बात है। और बजाज ऑटो ने जो है 140 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो देखिएगा यहाँ पर एक म्यूटेड परफॉर्मेंस आती, लेकिन अगर ये एक्सेप्शनल आइटम को हटा के देखें, 315 करोड़ को हटा के देखेंगे, तो 315 करोड़ इसमें हटेगा, तो आप ये मान के चलिएगा कि 30% की प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर आएगी एक्सेप्शनल आइटम को एडजस्ट करने के बाद। तो कुल मिला के अच्छे रिजल्ट माने जाएंगे, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं बढ़ रही हैं। अगर नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं बढ़ेंगी तो रिजल्ट लगातार इस तरीके से दे पाना मुश्किल हो जाएगा। 140 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो कंपनी ने अपने शोल्डर्स को खुश करने की पूरी चेष्टा की। अगला रिजल्ट है मेक मनी फाइन कैम। मेक मनी फाइन कैम एक स्मॉल कैप कंपनी, मेरे पोर्टफोलियो में रहा हुआ शेयर्स मेक मनी ऑर्निक्स, उसके डीमर्जर से कंपनी निकली थी, और एज ए डिस्क्लोजर मेक मनी फाइन कैम मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है। मेक मनी ऑर्निक्स मेरे पास अभी भी थोड़े बहुत शेयर्स होंगे, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ। तो मेक मनी ऑर्निक्स अभी मेरे पोर्टफोलियो में होगा, और मेक मनी फाइन कैम नहीं है। और डिस्क्लोज़र इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इन पे वीडियो में लगातार जो है बनाता रहा हूँ पीछे भी। तो 498 करोड़ की सेल थी पिछले साल, और सीजनल बिजनेस है इसलिए पिछले साल से ही कंपेयर करेंगे। इस बार हुई 562 करोड़ की सेल, तो सेल बढ़िया है। आपने अच्छा तकरीबन 11% के आसपास की सेल का इजाफा किया है, 11 क्या 12 ही हो गई है, तो 12% की सेल्स बढ़ी है आपकी। लेकिन जब खर्चों की बात आएंगे रॉ मटेरियल की, तो 220 से 336 करोड़ के 50% मटेरियल की कीमत बढ़ गई। तो भैया अगर रॉ मटेरियल की कीमत सेल बढ़ने की कीमत से ज़्यादा हो जाए तो होगा क्या, प्रॉफिट आप पिछले क्वार्टर जितना भी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मटेरियल की एक मेजर कॉस्ट है, उसके बाद बाकी इन्फ्लेशन प्रेशर अगर हम देखें तो इसी तरीके से अदर एक्सपेंसेस 40 करोड़ से 46 करोड़ हो गए, और बाकी मोर और लेस अगर हम देखें तो एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चे 28 से 22 करोड़ हो गए, तो 6 करोड़ का बेनिफिट यहाँ पे। लेकिन इन सब के बावजूद जो प्रॉफिट्स है ऑपरेटिंग वो 144 करोड़ का था पिछले बार, इस बार 110 करोड़ का है, क्योंकि महंगाई खा गई सबको। तो महंगाई के सबको क्या खा गई, असली तो मटेरियल की जो कॉस्ट बढ़ी वो सबको खा गई। उसके बाद जो प्रॉफिट थे 144 करोड़ के पिछली बार, बिफोर टैक्स वो 110 आए, और आफ्टर द टैक्स ये जो प्रॉफिट थे 99 करोड़ थे जो 76 आए,
और आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा 23% के आसपास का डाउनफॉल इस बार प्रॉफिट में था। तो 23% का ईयर ऑन ईयर डाउनफॉल था। बाजार ने 6% इस शेयर्स की पिटाई लगा दी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक जीती जागती एफएमसीजी कंपनी जो कभी खाली टाटा टी के नाम से जानी जाती थी, अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और टाटा केमिकल्स के भी बहुत सारे सेगमेंट इनके बिजनेसेस के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए। अब इस कंपनी की जो सेल थी वो पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 3175 करोड़, वो बढ़कर होगी 3618। ये जो भी सेल बढ़ी है इतना तो लगभग इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है, बट सेल्स बढ़ी है। मेटेरियल की कीमत के अंदर इस बात का पता चलेगा तो जो 1201 करोड़ के खर्चे थे वो 1338 करोड़ के हुए, यानी कि 137 करोड़ के खर्चे तो यहीं पर चले गए मटेरियल में। बाकी खर्चों की भी बात अगर हम करें तो खर्चे मोर और लेस एक जैसे ही हैं जैसे पिछले क्वार्टर में थे, लेकिन परचेज स्टॉक इन ट्रेड में 635 करोड़ के सामने 826 करोड़ का खर्चा है। तो मटेरियल की कीमत में ही ये 190 करोड़ और चले गए। तो कुल मिलाकर आपको जो 190 और 137 ये दोनों अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका खर्चा बढ़ गया, जिसकी बदौलत आपके प्रॉफिट पिछले साल 289 करोड़ थे जो इस बार 345 करोड़ है, क्योंकि आपने टॉप लाइन के अंदर 450 के आसपास की तेज़ी, और इन दोनों को भी अगर आप घटाएंगे तब भी आप पॉजिटिव साइड ही रहेंगे। तो प्रॉफिट 289 से 345 करोड़ हुआ, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले में ये प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है। तो मुझे लगता है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की राह उतनी आसान नहीं है जितनी बाज़ार में बताई जा रही है, बट एक अच्छी कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी है। मुझे लग रहा है 10% की रेट से ग्रो कर सकती है, लेकिन बाज़ार को कुछ ज़्यादा उम्मीदें रहती है। अगले सवाल की विशेष की बात करें वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि ये जो बैंक है ये हमारे बैंक निफ्टी के वैल्यूशंस वाले जितने भी बैंक्स हैं, तो टू द सम एक्सटेंट आप कोटक को हटा दीजिए, बाकी जितने भी बैंक हैं उन सब में सबसे महंगी वैल्यूशंस पर ट्रेड करता है, सबसे महंगी वैल्यूशंस पे। और वो इसलिए ट्रेड करता है क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। बट मुझे पर्सनली, मैं आपको पहले बता दूं, रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन ग्रोथ उतनी नहीं है जितना शेयर का भाव है। तो हो सकता है कि आपको इसका असर शेयर के भाव में देखने के लिए मिले और एक गिरावट का रुख आपको देखने के लिए मिल सकता है, जहाँ पर क्लियर विजिबिलिटी हमें लग रही है कि यहाँ पर हो सकता है कि बाजार 4-5% अभी इस शेयर को तोड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई टूटेगा ही, बट मुझे लगता है, क्योंकि मैं रिजल्ट के बेस पे आपके साथ बात कर रहा हूँ, रिजल्ट मार्केट आवर के बाद आए थे। इंटरेस्ट की अर्निंग थी पिछले साल, सॉरी इसमें तो आपको बनते हुए आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस चल रहा है। तो पिछले क्वार्टर में सेल थी 2118, यानी कि 2118 करोड़, जो इस बार हुई 2274। ये भी देखिएगा एचडीएफसी बैंक की तरह लैक्स में ही वैल्यू लिखता है। तो ये जो ग्रोथ है ये कितनी है, तकरीबन 6.5% के आसपास है। अदर इनकम की फिगर अच्छी थी इनकी, 25 करोड़ के सामने 49, यानी कि नए काम इन्होंने अच्छे पकड़े, लेकिन उन सब के बावजूद टोटल इनकम है 2412 से 2607 करोड़। लेकिन जितनी इंटरेस्ट के खर्चा यहाँ पर आपकी इनकम में आया उसी के सामने 965 से 1061, तो सेम प्रपोर्शन के अंदर खर्चा आपका आ भी गया है, बढ़ भी गया है जितनी आपने इनकम बढ़ाई है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर पहला डेंट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि मार्जिन्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद एम्प्लॉय का खर्चा भी 891 से 975 है, तो इन्फ्लेशन सीधी 10% की आपको नज़र आएगी। इसमें दोनों खर्चे हैं, एम्प्लॉय भी और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी। उन सब के बावजूद जो प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो 555 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, से 570 करोड़ है, मात्र 15 करोड़ ज़्यादा है। लेकिन इस बार प्रोविजंस बढ़ गया इनका, असेट्स क्वालिटी का रिस्क आ गया। 32 करोड़ के सामने 40 करोड़ का खर्चा, तो 8 करोड़ रुपए की डेंट यहाँ पड़ गई है। तो इन सब के बावजूद अगर आप बात करेंगे तो प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर में 392 था, इस बार 424 है। ईपीएस में आपको ज़्यादा अच्छे से ट्रांसलेट हो जाएगा। 5 रुपीज़ 90 पैसे बेसिक थी, फिर 6 रुपये 37 पैसे, यानी कि 5 रुपीज़ 87 पैसे से 6 रुपीज़ 34 पैसे। तो अगर आप यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोथ देखेंगे तो तकरीबन 6% की ग्रोथ मिलेगी। लेकिन पिछले साल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक उन सब के मुकाबले में कम है, जबकि वैल्यूशंस ऊपर के डिजर्व करता है।
तो मुझे पर्सनली लगता है ये शेयर्स ओवर वैल्यूड है और कभी भी इस शेयर्स में 40 से 50 रुपए की करेक्शन हो सकती है। मेरा कोई ट्रेड नहीं है, ना मेरा कोई ट्रेड लेने का इरादा है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बैंक निफ्टी में इन्वेस्टेड रहते हैं और बैंक निफ्टी का एक कंपोनेंट है। मुझे ये शेयर्स ओवर वैल्यूड लग रहा है और रिजल्ट इंप्रेसिव नहीं है। कम से कम यहाँ पे 8 रुपये की ईपीएस आनी चाहिए थी, जैसा बाजार ने इनके प्रोविजनल डेटा से रीड करने की कोशिश की थी। तो प्रोविजनल डेटा से जो बाजार रीड करने की कोशिश कर रहा है और उसके नीचे आपका जो बाजार से आपने एस्टिमेट किया था, कंपनी से जो आपने एस्टिमेट किया था, उन एस्टिमेट्स के ऊपर कंपनी खरी नहीं उतरी है। हालांकि ग्रोथ है, लेकिन जो बैंक 15-16 के पी पर मिल रहे हैं, तो फिर 30 के पी वाले बैंक वाली जो बात है वो इसके रिजल्ट परफॉर्मेंस में देखने के लिए नहीं मिली। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।